हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है और इसी मॉडल पेपर के आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अतः नेट पर जारी किए गए मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ सके। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए और अच्छा से बनाते जाइए क्योंकि ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसी के आधार पर आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ प्रश्न इस मॉडल पेपर से भी परीक्षा में रहेगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। यहां देख लीजिए, यह इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर जारी किया गया है नेट पर। यहां आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। यहां दिया गया 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 70 में आपको 35 प्रश्नों का जवाब देना है। देख लीजिए, यहां 70 में से 35 का जवाब देना है। वैसा ही 20 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 20 में से 10 का आंसर आपको देना होगा और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 6 में से 3 का आपको जवाब देना होगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। यहां 70 ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में होगा। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, दिया आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा और चौथा है ई बराबर 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यह आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत भी के बीच कौन सा संबंध सही है। तो यहां दिया है ई इक्वल टू माइनस डी बटा डी आर, दूसरा दिया ई बराबर डी बटा डी आर, तीसरा दिया है भी इक्वल टू डी बटा डी आर, चौथा दिया भी बराबर माइनस डी बटा डी आर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई इक्वल टू माइनस डी बटा डी आर। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी होती है। तो यह त्रिज्या का मान दिया है 9 किलोमीटर। तो देख लीजिए, अब गोलीय चालक की धारिता सी इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो यहां इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। आर का मान रखेंगे 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर पर को मीटर में बदलेंगे तो 9000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, आप इसको 9 से 9000 काटेंगे तो 1000 से कट जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 होगा और यह क्या होगा, यानी आ गया 10 टू द पावर 3 बाई 10 टू द पावर 9। या 9 में से 3 अगर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बाई हो गया आपका 1 बाई 10 टू द पावर 6, यानी हो जाएगा 10 टू द माइनस 6 फैराड। तो 10 टू द माइनस 6 फैराड है, इसको आप कहेंगे 1 माइक्रो फैराड। माइक्रो में बदल लीजिए तो माइक्रो फैराड हो जाएगा, यानी आपको धारिता का मान प्राप्त हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितना होता है। समानांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता, तो आप याद करें समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका 4 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान है। पांचवा है, गैलोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर प्रतिरोध V के बीच कौन सा संबंध सही है। तो देख लीजिए, आप एक चीज याद कर लीजिए, यहां प्रतिरोध गैलोमीटर का प्रतिरोध G दिया है, आप वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी दिया है। एक और होता है ए मीटर होता है। अगर ए मीटर का प्रतिरोध ए दिया गया है तो जी भी और ए में एक रिलेशन होता है, तीनों में एक रिलेशन होता है। याद रखें, सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होता है, वोल्ट मीटर का होता है। इसके बाद होता है गैलोमीटर का प्रतिरोध और सबसे कम होता है ए मीटर का प्रतिरोध। इस रिलेशन को आप याद रखें, V ग्रेटर देन G ग्रेटर देन A।
तो यहाँ जी और भी दिया गया है, तो कौन संबंध होगा? भी ग्रेटर देन जी। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ जी और ए भी दे सकता है, तो जी इज ग्रेटर देन क्या होगा? ए होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध गैलोनोमीटर से अधिक होता है यहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्न में से कौन है? व्हीटस्टोन ब्रिज का ढांचा कैसा होता है ये बताना है। ऑप्शन है विभवमापी जैसा, वोल्ट मीटर जैसा, मीटर ब्रिज जैसा या गैलोनोमीटर जैसा। तो याद रहे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका जो ढांचा होता है वह मीटर ब्रिज के जैसा होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, मीटर ब्रिज के जैसा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, ऑप्शन दिया लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, द्रव्यमान पर या पदार्थ की प्रकृति पर। तो याद है तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर भी निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन सबसे अधिक इन चारों में पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ इन चारों देने का अर्थ है कि आप चुनिए सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन होगा पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस हो गया, इस पर निर्भर करता है मटेरियल। ऑप्शन डी सही है। आप देखिए, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है? किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन सी राशि संरक्षित रहता है? ऑप्शन ऊर्जा, आवेश, संवेग और द्रव्यमान। तो याद रखिए किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ का जो नियम है वह आवेश से रिलेटेड है और उसमें आवेश संरक्षित रहता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, आवेश संरक्षित रहता है, 8 का बी। अगला, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? ऑप्शन समरूप, त्वरित, एक रूप, औसत या अवमंदित। तो याद रहे धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह त्वरित होती है, एक्सेलरेटेड होती है। ऑप्शन बी सही आपका, ठीक है। अगला, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर, पावर का सूत्र बताना है। तो आप याद कर लिए विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर जो है वह होता है VI होता है, ठीक है, VI होता है, या P बराबर भी होता है V² भी होता है, याद कर ले, या P बराबर होता है I²R, तीनों फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है V²R, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही। आप तीनों सूत्र को याद कर लें, P बराबर VI होता है, V² होता है, I² होता है। तो ये V² दिया जो ऑप्शन सी में है, तो आपका सी सही है, ठीक है, 10 का सी। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ दिया चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर। तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो उस पर लगने वाला बल F हो, तो F बराबर होता है F वेक्टर बराबर Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 11 का आपका बी आंसर होगा, ठीक, इसको याद कर जाएंगे। फॉर्मूला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो काफी सिंपल है, आपको याद होगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। यहाँ ऑप्शन दिया एम्पियर, फैराड, टेस्ला, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। आपका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 13, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो याद रखिए जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध दिया जाता है उसका शक्ति गुणांक हमेशा 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको बता दें कि जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो जिस पर डाउट हो आप कमेंट में लिखें और हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। ऑप्शन है √2 इंटू शिखर धारा का मान, दूसरा है शिखर धारा का मान /2, तीसरा है शिखर धारा का मान √2 और चौथा औसत धारा का मान √2। तो याद है प्रतिवर्ती धारा यानी RMS वैल्यू, IRMS वैल्यू जो होता है शिखर मान /√2 यानी पीक करंट /√2 होता है। IRMS का जो मान होता है RMS I0 /√2, पीक करंट /√2, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन दिया है Lg बराबर 6/5 Lm, Lg बराबर 5/6 Lm, Lg बराबर Lm या Lg बराबर 2 Lm। तो याद रहे
चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का संबंध होता है LG बराबर 6/5 mm। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राशि सही है, यानी कौन सा सही ऑप्शन है, आपको ये बताना है। तो याद रहे, यानी यहां दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया गया है BH दिया हुआ, ठीक है, BH दिया गया है और नमन कोण का मान डेल्टा दिया गया, ठीक है, डेल्टा दिया गया है। तब पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो B बराबर हो जाएगा B बराबर BH बाई कॉस डेल्टा, BH बाई कॉस डेल्टा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। B बराबर BH बाई कॉस डेल्टा ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला, चुंबकन तीव्रता की इकाई है, चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन सी है। याद रहे, चुंबकन तीव्रता है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है और इसका बीमा अगर निकालते हैं तो L के ⁻1 इंटू ए होता है इसका बीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है। तो याद रहे, चुंबकीय यामोत्तर जो है यह एक काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा होता है। ऑप्शन है एक बिंदु, एक रेखा, एक क्षैतिज तल, एक ऊर्ध्वाधर तल। तो आपका आंसर होगा एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है। अगला, समान संयोजन में सरल समदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है। समान संयोजन के लिए सरल समदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है। ऑप्शन है 1 + d/f, दूसरा d/f, तीसरा 1 + a/d और चौथा है a/d। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 + d/f होता है सरल समदर्शी का आवर्धन क्षमता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। ऑप्शन है 1 mm, 2 cm, 25 cm या 1 मीटर। तो याद रहे, सामान्य नेत्र के लिए लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला, हीरा का क्रांति कोण होता है, आपको बताना है हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। ऑप्शन है 24.41 डिग्री, दूसरा है 37.31 डिग्री, तीसरा है 48.75 डिग्री, चौथा 41.14 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24.41 डिग्री होता है हीरा का क्रांतिक कोण, ठीक है। अगला, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, यानी दो उत्तल लेंस यदि संपर्क में रखे गए हों तो समतुल्य लेंस क्या होगा। तो जब दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो समतुल्य लेंस अवतल हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत किस पर कार्य करता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है किस पर कार्य करता है। ऑप्शन है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, विवर्तन के सिद्धांत पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यार प्रकाशित तंतु का जो सिद्धांत है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला, समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है 100 cm, 50 cm, 250 cm या 25 cm। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। अगला, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है, यानी किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। अगला, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन लाल, बैगनी, हरा या नीला। तो आप याद रखें, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कांच के लिए कम होगा और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है अतः इसका अपवर्तनांक कम होगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है अतः इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। फिर से, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। तो यहाँ बैगनी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है, ठीक है। अगला, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। ऑप्शन है n λ, 2n + 1 λ/2, तीसरा है
n लैम्डा बाई 2 या शून्य। तो याद रहे व्यतिकरण मुख्यतः दो प्रकार का, एक विनाशी व्यतिकरण और एक रचनात्मक व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, पथांतर का मान लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है और रचनात्मक व्यतिकरण के लिए लैम्डा बाई 2 का सम गुणज होता है। तो विषम गुणज किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा घटना पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की घटना कौन पुष्टि करता है, यानी कौन बताता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन है परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण या ध्रुवीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अगला, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराकर वापस मुड़ जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी का कार्यफलन कितना होता है। चांदी का कार्यफलन कितना होता है। तो आप थोड़ा सा कार्यफलन को समझ जाएं कि किसी धातु के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। तो यहाँ चांदी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए वह चांदी का कार्यफलन होगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। ऑप्शन है 6.626 गुना 10 के पावर -30। जो से आप याद कर जाए कि प्लांक नियतांक जो h होता है उसका मान होता है 6.626 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अगला, फोटोन का गतिज द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 0, h/c लैम्डा, h/c या hc बाई लैम्डा। तो देखिए फोटोन का हमें क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है। एक फॉर्मूला होता है E बराबर hc बाई लैम्डा, आप पढ़े होंगे। और E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। mc स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ac बाई लैम्डा हो जाएगा। c से एक c कैंसिल हो जाएगा। जब आप m का मान निकालिएगा तो क्या होगा, लैम्डा बाई h बाई c लैम्डा होगा ना, h/c लैम्डा। यह हो जाएगा फोटोन का गतिक द्रव्यमान, m बराबर h/c लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैंगनिक परिसर में है, यानी कौन जो है जो परावैंगनिक परिसर में पड़ता है। ऑप्शन है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी। तो आप थोड़ा सा इसको याद कर जाएं कि कौन श्रेणी किस में पड़ता है। तो यहाँ जो दिया गया है देख लीजिए, जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी है यह परावैंगनी में पड़ता है। ठीक है, बामर श्रेणी है, बामर यह दृश्य प्रकाश में पड़ता है। और पाशन और ब्रैकेट ये दोनों है यह औरक्त प्रकाश की श्रेणी में, औरक्त परिसर में पड़ता है। ठीक है, फिर से याद कीजिए, लाइमन परावैंगनी में, बामर दृश्य प्रकाश में और यह दोनों औरत प्रकाश के परिसर में पड़ने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं दृश्य प्रकाश पूछता तो बामर हो जाएगा। अगला है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणुविक घटना या स्वतः स्फूर्त घटना। तो देखिए आप इसका आंसर थोड़ा कमेंट में आप बताइएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा परमाणुविक घटना। ठीक है, इसे याद कर रहे हैं, परमाणुविक घटना नहीं है, क्योंकि याद रहे रेडियो सक्रिय एक नाभिकीय घटना है ही, प्राकृतिक घटना है ही और स्वतः स्फुट होने वाली घटनाएं हैं, अतः परमाणुविक घटनाएं नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। तो याद रहे तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बीटा किरण ही होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, बहुचुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण जो है वह हीलियम नाभिक होता है। ठीक है, अगला, प्रेसी एंटीना की परास
डी टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है √RH इक्वल टू डी, डी इक्वल टू √2SR, या डी बराबर √3HR, या डी इक्वल टू √5HR। तो ये तो सिंपल से आपको सूत्र याद होगा कि डिस्टेंस डी बराबर होता है √2HR। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन बी सही है, √2HR। ठीक है, अगला है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मारित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मारित किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, तब अर्धचालक की चालकता में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या शून्य हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो याद रहे, यानी गेट मुख्यतः 3 गो होता है, एक एंड गेट होता है, ठीक है, एंड गेट, एक होता है OR गेट, और एक नॉट गेट। मूल गेट यही है, और ये क्या होता है NOR, जो OR गेट है, OR गेट और नॉट गेट मिलाकर बनाया गया है NOR गेट। ठीक है, तो जो OR गेट है यह योगफल को सूचित करता है, और योगफल को उलट देना ही क्या है? नॉट गेट का मुख्य काम है। तो देख लीजिए यहाँ क्या किया है, OR गेट योग है, तो a + b, इसको उल्टा कर देंगे क्या होगा? इसके ऊपर रेकरिंग आ जाएगा, तो y बराबर a + b का रेकरिंग, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है यही आंसर सही है। फिर से याद रहे, OR गेट क्या है? प्लस बताता है, एन गेट गुना बताता है। ठीक है, और जब एन पढ़ लगाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, 41 अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्न में से कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अर्धतरंगी दिया गया है और निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है। तो अर्धतरंगी दिया गया हो और निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है, तो जितना आप निवेश कर रहे हैं उतना ही निर्गम होगा। ठीक है, यानी 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो 50 हर्ट्ज ही होगा। लेकिन यही अगर कहता है फुल तरंगी, पूर्ण तरंगी कहेगा तो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, और तरंगी मतलब क्या हुआ? यहाँ तरंग आधा हो जाता है, 50 है तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाता है। आप 25 का डबल करेंगे तो 50 हो जाएगा। लेकिन यही पूर्ण तरंगी होता तो 50 का क्या हो जाता? 100 हर्ट्ज हो जाता। तो आपका ऑप्शन जो बी है यह सही होगा, निर्गम आवृत्ति जो होगा 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या 1 1 1 0 होल 2 का दार्शनिक संख्या निम्न में कौन सा होगा? तो देखिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ दिया 1 1 1 1 0, 4 को 1 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इसको दार्शनिक बदलना हो तो यहाँ शुरू करते हैं 1 से। ठीक है, 1 + 2 + 4 + 8। ठीक है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 गए, 1 2 3 4 और 8, 1 के बाद 2 करेंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 के बाद क्या होगा? 16 होगा। एंड फिर से यहाँ देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको, पहले 1 रखिएगा, फिर रखिएगा 2, 2 के बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ ऊपर से बैठा है 0 है, फिर 1 है 1 है 1 है, 4 1 है, और 0 वाला काट दिया जाता है। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 4 गो 2 गो 4 गो 6 गो 6 गो 8 गो 14 गो 14 गो 16 गो क्या हो जाएगा? 30। यानी आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक, यानी 1 से शुरू कीजिएगा, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ऐसे करते रहेंगे। जहाँ जहाँ 0 आएगा उसको काट दीजिएगा, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पावर कितना होता है? तो ये सिंपल है, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन पावर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपका 43 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अगला एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको याद कर लेना होगा, 8.85 याद कर लीजिए, 8.85 × 10⁻12 यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल का मात्रक डेबाई होता है, आपको पता होगा डेबाई होता है, और एक डेबाई जो होता है, एक डेबाई होता है 3.3 इंटू 10 के पावर माइनस 30 हो गया, 10 के माइनस 30 कूलाम मीटर के बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 30 कूलाम मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10 के पावर 30। यहाँ जो सेमी लिखा गया है ना, वो सेमी नहीं है, ये क्या है? कूलाम मीटर है, ये कूलाम मीटर है, याद कर लीजिए कूलाम मीटर। तो 10 के पावर माइनस 30 कूलाम मीटर के बराबर लगभग अप्रॉक्सीमेट में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। ठीक है, अगला चित्र में ए और सी के बीच समतुल धारिता का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ जितने भी कैपेसिटर है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो धारिता जब निकालेंगे तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ सी एस करेंगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो कितना हो जाएगा? 3/c आएगा। जब क्रॉस करेंगे तो सी एस का मान क्या हो जाएगा? c/3, यानी c/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा c/3, ऑप्शन नंबर बी में है आपका समतुल धारिता का मान c/3, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न कौन संबंध सही है? यानी आपको बताना है 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर बराबर कितना होगा? तो देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? तो 1A इक्वल टू 10 के पावर 3 MA होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 48, निम्न में कौन संबंध सही है? यहाँ पर भी पूछ रहा है घनत्व का सूत्र, घनत्व, तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए धारा घनत्व बराबर I/A, दूसरा धारा घनत्व बराबर I गुना A, तीसरा ऑप्शन है धारा घनत्व बराबर I/A², चौथा है धारा घनत्व बराबर I गुना A²। तो याद है धारा घनत्व का जो मान होता है वह I/A के बराबर होता है, I/A के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। ठीक है, अगला प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही है? तो यदि R इक्वल टू ρA/L या R इक्वल टू ρL/A या R इक्वल टू रो गुना A गुना L या R इक्वल टू ρL²/A, तो याद रहे जो प्रतिरोध का जो मान होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है वह रो गुना L/A होता है, R इक्वल टू होता है ρL/A, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अगला चित्र में I का मान क्या होगा? यहाँ जो चित्र दिया गया इसमें I का मान दिखाया गया है, आपको बताना है कि I का मान यहाँ क्या होगा। तो यह जो दिया गया है यह किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार दिया गया है। तो आप पढ़े होंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाले धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ आने वाली धाराएं कौन कौन है? 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और 10, ये तीनों है। तो 10, 10, 20, अभी 40 एम्पियर, 40 एम्पियर की धारा आ रही है और जा कौन रही है? I, तो I बराबर 40 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सब जोड़ दिए। अगला है विभवमापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है? विभवमापी से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है प्रतिरोध, धारा, सेल का EMF या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे विभवमापी से हमेशा सेल का EMF मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना जूल होता है ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि 1 किलोवाट 1 kWh जो होता है, 1 kWh का जो मान होता है वह 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो हो जाएगा 52 का सी आंसर, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अगला देखिए 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला का मान किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिए 1 वेबर बाई cm² या 1 वेबर बाई मीटर² या 1 वेबर गुना सेमी² या 1 वेबर गुना मीटर²। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, यानी 1 वेबर बटा मीटर²। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बटा मीटर²। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कितना के बराबर होता है? तो आपको याद होगा चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मान होता है वह होता है बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के बराबर, इन डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही आपका। ठीक है, अगला विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो यदि आप विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सी हो, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सी हो तो सी इक्वल टू होता है 1/√ओवर म्यू नट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको याद रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है,
फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन का ऊर्जा क्या होता है? तो फोटोन का ऊर्जा को हम ई से इंडिकेट करते हैं, आपको पता होगा फोटोन की ऊर्जा को ई से इंडिकेट करते हैं। ई बराबर क्या होता है? एच वी। ई बराबर होता है एच वी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ई बराबर एच वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो याद है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर ए में जो है यह सही होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, आप ध्यान से देखें, याद कर जाए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 58 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सा इसमें संबंध सही है आपको बताना है। तो देखिए पहला को ही जांच कर देखते हैं। यहाँ 3 को 1 दिया गया ना, तो मैंने क्या बताया था, पहले 1 लिखिएगा, 1 का दुगुना कर दे 2, 2 का दुगुना 4, अब इनको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 4 3 7 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। ठीक है, अगर आप मानते हैं दूसरे को निकालना चाहते हैं तो 100 दिया गया है। ठीक है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और 0 आया तो इसको काट देंगे, यानी यह 4 का वैल्यू है। यानी 100 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन 7 दिया है, तो ये गलत है। 101 है तो ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे 101 कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4, तो 0 वाला काट दीजिए, तो 4 क्या होगा 5, 1 से 1 जो है 5 का होता है। तो इस तरह आप सबको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगला, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित कौन सही है? यानी बाइनरी जो सम होता है, द्विआधारी योग होता है, वो कौन सा सही है? तो द्विआधारी योग के अनुसार 0 + 0 = 0 होता है, सही है, ये भी सही है। और 1 + 0 = 1 होता है, ये भी सही है। लेकिन यह गलत दिया है, डी बराबर, क्योंकि 1 + 1 = 10 होता है। द्विआधारी के अनुसार 1 + 1 = 10 होता है, जो कि डी में दिया गया है, यह गलत दिया गया है, यानी यह सही नहीं है द्विआधारी के अनुसार। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब ऑप्शन दिया N1 greater than N2, N2 greater than N1, N1 बराबर N2, या N1 इज मच ग्रेटर देन N2। तो अगर ऊंचाई है यानी स्टेप अप है, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो यदि ट्रांसफार्मर स्टेप अप दिया गया है, स्टेप अप दिया गया है, तो याद रहे N2 का जो मान होता है ग्रेटर होता है N1 से, N2 इज ग्रेटर देन N1। और वहीं स्टेप डाउन होगा तो यह लेस देन होगा, N2 इज लेस देन हो जाएगा N1। ठीक है, तो N2 ग्रेटर देन N1 देख लेंगे किस में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है स्टेप अप के लिए। ठीक है, अगला, हाइड्रोजन वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूं कि दृश्य प्रकाश में कौन सा पड़ता है। तो ऑप्शन दिया बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, पाश्चियन श्रेणी। तो दृश्य प्रकाश में आपका बामर श्रेणी पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश में पड़ता है। ठीक है, अगला, जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? यहां एफ का मान दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दिया गया है और पावर पूछ रहा है, तो सूत्र याद है, P = क्या होता है 1/f होता है, तो 1/1 क्या होगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, 1 डायोप्टर आपका आंसर होगा, 1 डायोप्टर। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1 डायोप्टर। ठीक है, 62 का सी। 63 देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सही है? तो याद है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होता है, एक नेत्रिका कहलाता है और एक अभिदृश्य कहलाता है। तो जो लेंस आंख की तरफ होता है उसको नेत्रिका कहते हैं, और जो वस्तु की तरफ होता है उसे वस्तु लेंस कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा अभिदृश्यक से बड़ी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी में सही है, यानी एफ का जो मान होता है ग्रेटर होता है एफओ से। ठीक, अभिदृश्यक से बड़ा होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एफओ छोटा होगा, एफ ही बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 64, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? तो यदि पतले प्रिज्म का विचलन कोण थीटा हो तो थीटा बड़ा होता है μ-1 × a, जहां प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है, μ-1 × a, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 64 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या नहीं बदलता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। तो याद है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब,
तो देखिए प्रकाश क्या होता है, हवा से पानी में जा रहा है, तो हवा का जो अपवर्तनांक होगा, ठीक है, पानी की अपेक्षा ज़्यादा होगा, यानी कम होगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि हवा क्या है, एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है। तो याद रहे जितना ही माध्यम सघन होगा उससे प्रकाश का वेग कम होता जाता है। तो हवा में ज़्यादा होगा प्रकाश का वेग और पानी में कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए हवा में ज़्यादा ये दिखाया गया है, तो ऑप्शन बी सही है, 66 का बी सही है, ठीक। यानी सघन माध्यम से प्रकाश जब विरल में जाएगा तो विरल में ज़्यादा हो जाता है, सघन में कम होगा। अगर विरल से सघन में आ रहा है, यानी कहीं जाए आप इतना याद कर लें कि जितना ही सघन माध्यम होगा प्रकाश का वेग कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है, जल के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन दिया है 24.41 डिग्री, 37.31 डिग्री, 41.14 डिग्री या 48.75 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 48.75 डिग्री। कहीं कहीं 49 डिग्री भी देता है, तो आप याद कर लें, ठीक है। जल का क्रांति कोण 49 डिग्री भी होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट है। तो ऑप्शन डी सही है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान होता है, तो मैंने बताया था कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान जो होता है हमेशा लेमडा बाई 2 का समगुणज होता है, समगुणज होता है। तो देख लेंगे किसमें समगुणज दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी में विषम गुणज दिखाया गया है, डी में विषम गुणज दिखाया गया है, और यहाँ देखिए समगुणज ए में है और सी में भी विषम गुणज, पता ही चलता है सम है कि विषम है। तो 68 में समगुणज दिखाया गया है, तो आपका आंसर ए होगा 2n पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 68 का 69 देखते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्न में कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया आई समानुपाती 1/λ, या आई समानुपाती 1/λ² या आई समानुपाती 1/λ³ या आई समानुपाती 1/λ4। तो आप रेले के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार जानते होंगे कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है हमेशा उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, आई समानुपाती 1/λ⁴, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है। ऑप्शन है 0, अनंत, 10 सेमी या 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनंत होता है। तो चलिए गाइस, यहाँ टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलेंगे कल अगले मॉडल के क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।